गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग। सो देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक। देखो आज हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यही थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, इसके अलावा बोला जाता है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला जो है काफी बड़ा है, ठीक है, तो उसको देख के डरने का जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि हमें फॉर्मूले का कितना पार्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ये देखो प्रोबेबिलिटी एक्स इज ऑल्सो रिटन एज एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोलेंगे वो भी देखेंगे। देखो सबसे पहले फॉर्मूला को सही तरीके से लिखना है। पहले हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ये सिग्मा इनटू रूट ओवर ऑफ 2 पाई, फिर यहाँ पर इनटू ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये इतना सारा चीज लिखना पड़ेगा, ये सही लिखना पड़ेगा, नहीं तो देखो कैलकुलेशन करने में गलत हो सकता है। ये है सिग्मा फिर इनटू रूट ओवर ऑफ 2 पाई इनटू ई टू दी पावर। ये मेनली हमें यही याद रखना है, पूरा फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं, मेनली हमें ये याद रखना पड़ेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखेंगे, मतलब जो एग्जाम में आया हुआ है। अब पहले लिख लेते हैं, प्रैक्टिस करते करते याद होगा। माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी तक चलेगा एक्स का वैल्यू। इसके पहले हम लोगों ने जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया, वहां पर एक्स हम लोग का क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और हम लोग का नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू हम लोग का को मतलब और पॉइंट में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब डेसिमल वाला वैल्यू भी हो सकता है, जैसे कि उसमें हम लोग का सिर्फ और सिर्फ इंटीजर और पॉजिटिव वैल्यू था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वैल्यू देखो इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक लाई करे। अच्छा ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो वैल्यू हम लोग का पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में था, यानी 2.71828। और एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स का मतलब जो हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर कोई भी रैंडम वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, रैंडम कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस से पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर पॉइंट वगैरह सारी चीज आ जाएंगे। ये हम लोगों ने बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स में देखा था, क्या कंटिन्यूअस होता है, क्या डिस्क्रीट होता है। कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पर म्यू, म्यू का मतलब ये देखो, ये जो फॉर्मूला में म्यू लिखा हुआ है, म्यू का मतलब मीन, जैसे हम लोग का पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में था। म्यू का मतलब हो गया मीन ऑफ द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो ये जो एक्स है उसका मीन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। और सिग्मा का मतलब तो एस डी होगा, एस डी ऑफ द नॉर्मल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब हमें लाइन बाय लाइन इतना याद रखने का जरूरत नहीं होगा, लेकिन एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें पूरा जो डेटा है वो मिल जाए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एफ ऑफ एक्स को हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये थियोरेटिकली याद रखने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो था इसे हम लोग बोलते थे मास फंक्शन। ये मैंने देखो यहाँ पर लाइन भी लगा दिया था, मास फंक्शन बोलते हैं। कौन से दो केस में? पॉइजो और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ एक्स को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलेंगे। अच्छा अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, हम एग्जाम का ही क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है शायद नवंबर 2018 में शायद आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो व्हाट इज द
मीन ऑफ कैसा क्वेश्चन आएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन ही करना स्टार्ट करें और कुछ करना भी नहीं है इसमें, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद फिर अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए हम डेटा लिख पाएंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन ये तो दिया है, उसके साथ साथ ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 रूट ओवर ऑफ 2 पाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32 फॉर माइनस इंफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इंफिनिटी। उनका आवाज আসছে না, আমি বুঝতে পারছি। গুড ইভিনিং ক্রিশ। गुड इवनिंग मैम। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग को ऐसे देगा, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हम लोग को इस तरीके से दे देगा। अच्छा, हमें करना क्या है, देखो अभी अभी मैंने जस्ट इतना सा लिखवाया है और कुछ नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया, मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखवाया, अभी तक कुछ समझाया नहीं है, फॉर्मूला लिखवाया, उससे रिलेटेड चीज लिखवाया। हमें क्वेश्चन कैसे देगा, ये नवंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो एक्स रैंडम वेरिएबल है उसका मीन यानी म्यू फाइंड आउट करना है, having the following density function, डेंसिटी फंक्शन मतलब f of x, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x को f of x यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोला जाता है। फंक्शन का डेटा हमें दे दिया है, बोल रहा है कि मीन बताओ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेन फॉर्मूला है इसमें मीन क्या है, अब ये फॉर्मूले को थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहाँ पर है सिग्मा, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। 2 पाई, पाई का वैल्यू तुम लोग को पता है 22/7 होता है, ठीक है। ये तुम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री करते हो 9-10 में, तो आई थिंक ये वाला वैल्यू जो है कभी सुने जरूर होगे कि पाई का वैल्यू होता है 22/7। एक्स तो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर यानी एस डी, और म्यू का मतलब हो गया मीन। तो बेसिकली हमें बोला है कि मीन फाइंड आउट करो यानी म्यू फाइंड आउट करो। ये देखो बोल रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन यानी म्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें कैसे करना है, कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है, जस्ट कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, देखो हम लोग के पास यहाँ पर म्यू इस जगह पे है, ठीक है। अभी हमें कौन सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जस्ट इतना सा याद रखने से होगा, ई टू दी पावर जो है, ठीक है, या फिर पूरे से भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखो क्योंकि म्यू जहां पर है वहां पर हम लोग कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, और नॉर्मली हम लोग को पता है कि एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है, अगर हम पूरा ही फॉर्मूला लिखे, 1 यहाँ पर हो जाएगा 1 सिग्मा रूट ओवर ऑफ 2 पाई इंटू ई टू दी पावर, यहाँ पर पहले ब्रैकेट देंगे, फिर माइनस, फिर यहाँ पर म्यू, फिर माइनस यहाँ पर हो एक्स माइनस म्यू, सॉरी एक्स माइनस म्यू, ये देखो यहाँ से देख के भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये हमें पता है एफ ऑफ एक्स, लेकिन हम लोग को यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हम एक बार पूरा लिख के दिखा रहे, बाकी तो हम लोग को इतना लिखने का जरूरत नहीं होगा, ये जस्ट हम लोग देख के ही बता सकते हैं, ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता इसमें। x माइनस 10 टू दी पावर 2, यहाँ पर हो गया 32, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब हमें दे दिया है, और एफ ऑफ एक्स हमें इन जनरल ये पता है, और यहाँ एफ ऑफ एक्स को ये दे दिया है, तो हम लोग दोनों को इक्वल कर सकते हैं, दिस वन इक्वल टू दिस वन, मतलब फॉर्मूला जो है वो ये होगा। अब हम लोग करेंगे कंपेयर, क्या चाहिए हमें, म्यू चाहिए, ठीक है, ये हम लोग का जनरल फॉर्मूला है, हम लोग को म्यू चाहिए, तो म्यू का वैल्यू कैसे कंपेयर करेंगे, ये देखो ये है 1 4, तो इसका मतलब देखो 4 मतलब सिग्मा हो जाएगा, देखो 4 मतलब सिग्मा हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। कंपेयर करके देखते हैं, ये देखो ये 4 जो है ये हमें क्या बताएगा, ये 4 जो है ये हम लोग का सिग्मा हो गया, 2 पाई ही दिख रहा है यहाँ पर, ई है, ठीक है। अच्छा 2 सिग्मा स्क्वायर यानी 32, तो क्या सिग्मा मतलब 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये देखो 32 इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/2 16, तो सिग्मा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 16 यानी 4, देखो 4 आ गया, बट कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, यहाँ तो पहले ही पता चल जा रहा है कि 4 हो रहा है। वैसे सिग्मा पूछा नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो हम लोग इस तरीके से आंसर देंगे। अच्छा, अब बच्चा क्या कंपैरिजन करने के लिए इसके साथ इसका
हमें दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर -x - 10 का होल स्क्वायर गिवन क्वेश्चन है, और जो हमारा जनरल फॉर्म है वो होता है -x - म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जर्व करके हम लोग को बताना है कि म्यू का वैल्यू क्या होगा। तो देखो सिंपल, यहाँ माइनस, यहाँ भी x है, यहाँ भी x का वैल्यू x है। यहाँ पर म्यू का वैल्यू क्या है, माइनस म्यू होता है। माइनस म्यू कितना है, -10। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि माइनस म्यू इक्वल टू कितना हो रहा है, -10। बेसिकली म्यू इक्वल टू 10 हो रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है, म्यू इक्वल टू 10 हो रहा है, यही हम लोग का आंसर होगा। अब कंपेयर अगर फिर भी हमें लिख के करना है तो हम लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से कंपेयर करने, ये तो देखो एक ही लाइन में हो जा रहा है। फिर भी अगर कोई लिख के करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, सिंपल ई में ऐसे कर लो, -x - 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, इक्वल टू e⁻ -x - म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। दोनों साइड से ई हट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो -x, ये -x - 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो कंपेयर हो जाएगा क्योंकि हमें ये तो चाहिए नहीं, हम लोग ये -x वाला लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, अब दोनों साइड से स्क्वायर हटा दो तो क्या बचेगा, और माइनस हटा दो, x - 10 इक्वल टू x - म्यू। तो यहाँ से x भी हट जाएगा तो म्यू इक्वल टू 10, ये कैलकुलेट करके। बट कैलकुलेट करने का जरूरत क्या है, हम लोग तो ये दोनों को देख के ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग का आंसर 10 आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा, यहाँ में ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं होगा। अब ऑप्शन देखो दिया हुआ था क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने बोला ईयर का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन था। ठीक है, और सी था डी, नन ऑफ दिस दिया हुआ था, तो तुम लोग को ये ऐसे 10 में टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। जस्ट हमें कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के लिए फॉर्मूला जो है ये याद रखने से ही होगा। ये फॉर्मूले का जरूरत नहीं होता, ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट इसी से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब हमें ये वाला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी करते करते याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी एग्जाम का ही लेंगे, हम सारा क्वेश्चन एग्जाम का ही करवा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। व्हाट इज द मीन एंड एसडी, मीन यानी म्यू और एसडी यानी सिग्मा फाइंड आउट करना है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय पाई e⁻ -2x - 3 का होल स्क्वायर फॉर -∞ <x <∞। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ था क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है तो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है 3/14 और ऐसे 2 और डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। ठीक है, मतलब ये बोल रखा है कि एस डी और मीन, तो पहला आंसर मीन का है, आफ्टर दैट एस डी का है, हम लोग को फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स का हमें दे दिया है वैल्यू, हम लोग इन जनरल फॉर्म लिखेंगे, ई वाला लिखेंगे और सिग्मा वाला भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें सिग्मा को भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं ई का इन जनरल फॉर्म क्या होता है। तो ई का नहीं, मतलब e⁻ कितना होता है, या फिर पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। पहले हो जाएगा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू √2 पाई e⁻ -x - म्यू का होल स्क्वायर, x - म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ये होता है। पूरा फॉर्मूला अगर लिखे तो ये होता है। इक्वल हमें यहाँ पर ऐसा ही फॉर्मूला दिया हुआ है जिसका वैल्यू है √2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू e⁻ -2x - 3 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब इससे हम लोग को फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने दो चीजों को दोनों साइड में लिख लिया, अब हमें कंपेयर करके बताना पड़ेगा मीन कितना होगा, एसडी कितना होगा। मीन का मतलब ही होता है म्यू, इसलिए हम म्यू बोल रहे हैं, और एसडी का मतलब होता है सिग्मा, ये कितना होगा। तो म्यू तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, ये देखो इन जनरल में ये म्यू होता है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ 2 है, ये x माइनस म्यू -3, तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू का वैल्यू हम लोग का 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करके म्यू का वैल्यू 3 आ गया। अब इससे हमें देखो पता चल जाएगा या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा, सी या डी तो नहीं होगा। अब बाकी कंफर्म करना है सिग्मा यानी कि एसडी फाइंड आउट करके। ठीक है, एसडी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एसडी का देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, अगर हमें कंपेयर करना है तो हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, या तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं 2 पाई स्क्वायर और इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई, सॉरी पाई बोल रहे, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। एक सेकेंड, मैंने सही लिखा,
एक मिनट हम देख लेते हैं। 2 सिग्मा स्क्वायर, हाँ ठीक है, 2 सिग्मा स्क्वायर 1/2 सिग्मा स्क्वायर होगा। अच्छा हाँ देखो, इसे ऐसे लिखना चाहिए, ये 2 सिग्मा स्क्वायर नहीं है, ये 1/2 सिग्मा स्क्वायर है ना, तो इसे 1/2 सिग्मा स्क्वायर लिखेंगे और इधर 1/1 हो जाएगा, तो भी तो हम लोग का सेम ही आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हाफ आ जा रहा है, तो सिग्मा इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा, लेकिन आंसर तो 1/2 होना चाहिए। एक सेकंड, क्या गलत हो जा रहा है? 1/2 होना चाहिए। एक मिनट, पूरा लिख के ही अगर कंपेयर करते हैं, शायद मेरा कंपेयर करने में कुछ गलत हो जा रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। सिग्मा यहाँ पर है 1/2 पाई, √2 पाई, ये तो इन जनरल फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है पाई√2 2 सिग्मा स्क्वायर, और इसके नीचे तो कुछ दिया नहीं है। अच्छा, ये देखो, ये पूरा पोर्शन यहाँ पर इसके साथ इक्विवेलेंट होगा, तो बाकी बचा हुआ हमें कंपेयर करना पड़ेगा, यानी -1/2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू -2 ऐसे होगा। अब 2 × 2 4 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, दोनों साइड से माइनस हट गया, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/4 यानी कि 1/2 होगा। हम फिर से बता देते हैं, देखो हमें कैसे कंपेयर करना पड़ेगा। ये जो है, ये इतना सा पोर्शन इक्विवेलेंट टू इतना सा पोर्शन है, ठीक है, तो बाकी अमाउंट को हमें यहाँ से ये पूरा -1/2 सिग्मा स्क्वायर को ये -2 से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो -2 से कंपेयर करने से हमें पता चल जाएगा 1/4, या फिर हम लोग के पास दूसरा भी एक ऑप्शन है, वैसे भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है, इसमें भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कुछ दिया नहीं ना, यहाँ पर 1/सिग्मा दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है √2 डिवाइडेड बाई पाई, यहाँ तो सिग्मा रिलेटेड कुछ दिया नहीं है कि हम लोग कंपेयर कर ले, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग सिर्फ e⁻ वाले से ही जो है कंपेयर करेंगे, बाकी चीजों का हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, पूरा कंपेरिजन ही e⁻ जो है उसी से करेंगे, उसी से हमारा एसडी भी निकलेगा, उसी से मीन भी निकलेगा। तो कंपेयर करने के लिए ये देखो, ये जब भी म्यू बोलेगा तो x माइनस म्यू का जो होल स्क्वायर है उसके साथ इक्विवेलेंट करके, यानी x-3 का होल स्क्वायर हमें कंपेयर करना है, बाकी जो बच जाएगा वो एसटी के लिए, यानी -2 सिग्मा स्क्वायर और इधर हो गया -2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग का आंसर आ जा रहा है 1/2, ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। इस तरीके से कंपेयर करना पड़ेगा। और भी क्वेश्चन है, हम लोग करते, देखो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर द मीन एंड वेरियंस, the mean and variance of random variable x having the probability density function probability x इक्वल टू n, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ था एग्जाम में हम उसी तरीके से लिख रहे हैं, EXP, ठीक है, EXP फिर सेकेंड ब्रैकेट देके -x-4 का होल स्क्वायर, ये क्लोज डिवाइडेड बाय पाई, ऐसे करके ही क्वेश्चन में था, फॉर -इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे बोला है, क्वेश्चन बोलने का तरीका अलग है, बट है क्वेश्चन एज इट इज। द मीन एंड वेरियंस निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ मीन एसडी बोला था, तो एसडी का स्क्वायर मतलब वेरियंस हो जाएगा ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, हैविंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मतलब जब भी ऐसे बोल रहा है इसका मतलब हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहा है, कि डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी एक्स और एक्स इक्वल टू एन, x का वैल्यू क्या है n, और ये क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ होता है ना f ऑफ x इक्वल टू कितना है, तो यहाँ दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मतलब ही तो f ऑफ x होगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x है वही तो हम लोग का f ऑफ x होगा ना, ये देखो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x है वही हम लोग का f ऑफ x होगा, तो सेम चीज बोल रहा है। और यहाँ पर दिया हुआ है exp मतलब e, ठीक है, exp मतलब e, क्यों एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल को यहाँ पर शॉर्ट में लिख रखा है exp, ठीक है, एग्जाम में ऐसे आया था, exp मतलब e।
अच्छा, अब e टू दी पावर होता है तो ये एक्सपोनेंशियल मतलब ये वैल्यूज के पावर में है, तो पावर में क्या है -x-4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई, ये फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जिसको ऐसे लैंग्वेज में दे दिया है फॉर माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन इंफिनिटी इज, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है ये वाले डेटा से, तो हम लोग कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे। तो मीन और एसटी फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, ऑप्शन भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, हम ऑप्शन लिख देते हैं। चल ठीक है, छोड़ो ऑप्शन का क्या जरूरत है, हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, ऑप्शन नहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो हमें इसका मतलब एफ ऑफ एक्स हम लोग को क्या गिवन कर रखा है, एफ ऑफ एक्स हम लोग को गिवन है ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ई टू दी पावर, नॉर्मली क्या होता है देखो यहाँ पर ये पाई हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ई टू दी पावर क्या होता है, माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 सिग्मा स्क्वायर, ये होता है नॉर्मली ई टू दी पावर का जो फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर अगर करेंगे तो ये देखो माइनस यहाँ पर क्या है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर से कंपेयर करना पड़ेगा x माइनस म्यू का होल स्क्वायर को, तो दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, x भी हट जाएगा, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हम लोग का 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि म्यू इक्वल टू हम लोग का 4 हो गया, डायरेक्टली कर पाएंगे ना, इसको और कैलकुलेशन नहीं दिखा रहे, दोनों साइड से स्क्वायर हट जाएगा, फिर x जो है दोनों साइड से कट हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू 4 आ जाएगा। अच्छा, अब हमें वेरिएंस निकालने के लिए बोला है, तो बेसिकली हम लोग एसडी निकालेंगे तो वेरिएंस निकल जाएगा। अब एसडी कैसे निकालेंगे, ये कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, तो बचा हुआ डेटा कितना हो रहा है, -1 बाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 बाई पाई इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। 1/2 सिग्मा स्क्वायर, एक मिनट हम देख लेते हैं। हाँ, अच्छा, ये जो पाई है, ये पाई, लेकिन ये पूरा डिवाइडेड बाय पाई है, ये देखना चाहिए था, ये सेकंड ब्रैकेट दिया हुआ है और पूरा डिवाइडेड बाय पाई है, मतलब ई टू दी पावर के नीचे पाई है, देखो ये देख के समझना पड़ेगा, ये ई टू दी पावर ये है होल डिवाइडेड बाय पाई, मतलब ई टू दी पावर ये पूरा डेटा फिर होल डिवाइडेड बाय पाई, इस तरीके से दिया हुआ है, एग्जाम में ऐसे आया था इसीलिए मैंने इसी फॉर्मेट में लिख लिया, ठीक है। तो पाई जो है होल डिवाइड किया हुआ है, मतलब पूरे ई टू दी पावर का जो वैल्यू है नीचे पाई दिया हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हमें कंपेयर करना है तो फिर ये पाई नहीं आएगा, देखो लिखने का तरीका पे डिपेंड करेगा कि हम लोग किस तरीके से सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ई टू दी पावर यहाँ पर हो गया एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हम लोग कंपेयर कर चुके हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग सिंपल ये जो बचा हुआ डेटा है यानी 1/2 सिग्मा स्क्वायर के साथ इधर क्या है, इधर कुछ भी नहीं है, 1 है, ठीक है, तो हम लोग इधर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगर माइनस हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो फिर यहाँ नहीं देना पड़ेगा, एक ही बात है, देखो ये माइनस का जो इम्पैक्ट है, अगर हम लोग यहाँ नहीं दे रहे हैं तो हम लोग जब कंपेयर करेंगे इधर दे सकते हैं, बाकी देखो दोनों साइड ही माइनस है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, फिर भी जनरल फॉर्म में क्या हो रहा है -1/2 सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस नहीं दिखाया है कंपेयर करने के लिए, यहाँ पर हो गया -1/1, इसमें कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 है, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो हम लोग को बोला था कि वेरिएंस निकालो, तो म्यू 4 हो गया, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर 1/2 हो गया, ठीक है। वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हमें ये वाला पॉइंट जो है अच्छे से ध्यान में रखना है कि क्या होगा। तो बेसिकली देखो जब भी कंपेयर कर रहे हैं तो x माइनस म्यू का होल स्क्वायर के साथ जो भी डेटा रहेगा उसको कंपेयर करके म्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। और 1/2 सिग्मा स्क्वायर के साथ जो भी गिवन डेटा का वैल्यू रहेगा उसको कंपेयर करके हम लोग सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर जो भी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट हो रहा है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। देख लो हर जगह पे वही बात, जैसे यहाँ पर तो मैंने बोला ऑब्जर्व करके भी कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्व करके भी कर सकते हो या लिख के भी कर सकते हो, तो हमेशा कंपेयर इसी के साथ हो रहा है, एक्स माइनस म्यू स्क्वायर के साथ कर रहे हैं तो हम लोग को म्यू मिल जा रहा है, और 1/2 सिग्मा स्क्वायर के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें सिग्मा मिल जाएगा, सिग्मा चाहिए तो सिग्मा, और अगर सिग्मा स्क्वायर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर,
4, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एग्जाम का ही है। व्हाट इज द सीवी? सीवी मतलब कोवेरियंस, ठीक है, ऑफ एक्स कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/4 रूट ओवर ऑफ 2 पाई, ये क्वेश्चन में गिवन है, इन टू, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/2, अच्छा इनटू ई टू द पावर -x-10 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ऐसे दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 32, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था हम उसी तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज द सीवी। अच्छा सबसे पहले सीवी का मतलब क्या फाइंड आउट करना है, ये पता होना चाहिए। सीवी हम लोग डिस्पर्सन में कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी एसडी बाय मीन इनटू 100 होता है, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एसडी और मीन, तभी जाके हम लोग सीवी फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। अब मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जनरली मीन का मतलब होता है एक्स माइनस म्यू स्क्वायर से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो इधर क्या है, x-10 का होल स्क्वायर, तो इसको ऑब्जर्व करेंगे तो पता चल रहा है कि म्यू का वैल्यू 10 हो जाएगा, क्योंकि देखो बोथ साइड से स्क्वायर हट गया, x x कैंसिल आउट हो गया, म्यू इक्वल टू 10 हो गया, और म्यू का मतलब होता है मीन, यानी हमें ये वैल्यू तो पता चल गया, 10 होगा यहाँ पर 100। अब फाइंड आउट करेंगे एसडी, तो एसडी के लिए जनरल फॉर्म में हमें क्या कंपेयर करना पड़ेगा, 2 सिग्मा स्क्वायर, इधर माइनस लिख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ माइनस नहीं लिख रहे, जनरल फॉर्म में तो माइनस आता है ना, -x - म्यू का स्क्वायर, अगर हम यहाँ माइनस माइनस दोनों में लिखेंगे, क्योंकि देखो इधर तुम लोग को हमेशा क्वेश्चन में माइनस मिलेगा, तो भी चलेगा, तो यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, किसी भी एक जगह पे लिखो, या फिर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों साइड से तो कैंसिल आउट होना ही है। तो -2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 1/32, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर की जगह कितना है, 1/32, अब क्रॉस मल्टी, अच्छा -1/32 है, ठीक है, ये मत भूलो, क्योंकि माइनस में कभी आंसर नहीं आएगा, कभी आंसर जो है हम लोग का माइनस में नहीं आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन का, क्योंकि गैप होता है, गैप या डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता है। तो जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग ये वाले डेटा के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, हम लोग का जो जनरल डेटा होता है 2 सिग्मा स्क्वायर, तो ये पोर्शन हमें हेल्प कर रहा है म्यू फाइंड आउट करने के लिए, और इतना पोर्शन हमें हेल्प करेगा एसडी फाइंड आउट करने के लिए। अब ये माइनस को चाहो तो यूज करो, नहीं चाहो तो मत करो, क्योंकि नॉर्मली इधर माइनस रहता है, क्योंकि दोनों कंपेयर करेंगे तो माइनस जो है एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं तो बेटर है कि लिखना किसी भी एक जगह पे, या तो यहाँ कंपेयर करने के टाइम माइनस लिखो, या तो यहाँ लिखो, किसी भी एक जगह पे लिखने से क्या होगा, बाई चांस अगर इधर माइनस नहीं हुआ तो हमारा आंसर गलत आ सकता है, इसी वजह से तो किसी भी एक जगह पे माइनस लिख के हम लोग कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं कितना हो रहा है, माइनस माइनस हट जाएगा, 2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 32, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16, सिग्मा इक्वल टू कितना हो गया 16 का रूट यानी 4, एसडी आ गया, तो 4/10 इंटू 100, तो 4/10 इंटू 100 40% हो जाएगा, ठीक है। तो यही था हम लोग का आंसर 40%, मैंने और ऑप्शन लिखा नहीं है, लेकिन ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने एक मतलब वन टाइप क्वेश्चन किया, ठीक है, अभी हम लोग का नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो हम लोग को क्या करना है, ये जो e टू दी पावर है, क्या है, e टू दी पावर -x - म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, इसको हम लोग हमेशा यूज करेंगे किस चीज के लिए, म्यू और एसडी, या फिर सीवी, या फिर जो है वेरिएंस। हम लोगों ने अलग अलग 3 तरह का क्वेश्चन देखा, पहले वाले में मीन फाइंड आउट करने बोला, दूसरे वाले में मीन एसडी, उसके बाद मीन वेरिएंस, और उसके बाद फाइंड आउट करने बोला सीवी, लेकिन सभी में सिस्टम एक ही है, हमें क्या करना है, जो गिवन मास फंक्शन होगा, सॉरी जो गिवन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा उसे हमें कंपेयर करना पड़ेगा ये जो फॉर्मूला होता है उससे। तो जब भी हमें म्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग ये वाले डेटा से गिवन डेटा को कंपेयर करेंगे, और जब भी हमें एसडी फाइंड आउट करना है तो 2 सिग्मा स्क्वायर से गिवन डेटा को जो है कंपेयर करेंगे। अब यहाँ माइनस लेंगे तो इधर भी माइनस लिख के कंपेयर करेंगे, और यहाँ माइनस लेंगे तो इधर माइनस लिख के कंपेयर करेंगे, ठीक है। और अगर दोनों साइड माइनस है, ऑब्जर्व करके माइनस को कंपेयर करना इग्नोर भी किया जा सकता है, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा है हम लोग कितने अच्छे से जो है उस चीज को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, मतलब देख लेना है दोनों साइड ही अगर माइनस है तो फिर माइनस को इग्नोर करके कंपेयर कर सकते हैं। तो सिर्फ ई टू दी पावर वाला डेटा याद रखना हमारे लिए मैंडेटरी है, बाकी ये वाला याद रखना मैंडेटरी नहीं है। अच्छा
अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कुछ नोट्स लिखेंगे। पहला, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is applicable when the random variable x is कंटिन्यूअस। ये मैंने पहले भी बोला है, एक बार फिर से लिखवा दिया कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब जो हम लोग का पॉइंट वगैरह सारी चीजों को कैरी करेगा। नेक्स्ट लिखेंगे, इफ वी प्लॉट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन y equal to f of x, then the curve known as probability curve takes the following shape. तो ये जो भी पॉइंट लिखवा रहे हैं ये कुछ हमें मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट एक बार समझने के लिए लिखवा रहे हैं, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसको मतलब हमें समझने में आसानी होगा। बाकी ये सब कुछ थियोरेटिकली याद रखना जरूरी नहीं है। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी फंक्शन को प्लॉट करते हैं ग्राफ में, ठीक है, तो जो कर्व बनेगा, प्रोबेबिलिटी कर्व टेक्स द फॉलोइंग शेप, कैसा शेप बनेगा वो देखो। तो ये शेप बेल शेप बनेगा, ठीक है, इस तरीके से सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बेल शेप बनेगा। मतलब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखा हुआ है। ये मिडिल से अगर हम लोग ऐसे लाइन लगाएंगे तो इधर जितना है इधर भी उतना ही होगा। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। और ये जो है मिडिल वैल्यू को हम लोग मीन बोलते हैं, म्यू यानी मीन। एक्चुअली मिडिल में हमारा डेटा हमेशा क्लस्टर होता है, ये हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखे थे। तो ये मिडिल वैल्यू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में यही मीन होता है, यही मीडियन होता है, और यही वाला हम लोग का मोड होता है। ये हम लोग ऑलरेडी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से डेटा, यहां से यहां तक का जो डेटा है इसे हम लोग बोलते हैं म्यू, और यहाँ से म्यू से इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी, और ये हो गया म्यू से नेगेटिव इंफिनिटी। क्योंकि ये मिडिल में इक्वल है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डेटा है इसका वैल्यू होगा 0.5, और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो है 0.5, मतलब 50%। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या ड्रॉ कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। तो पूरा जो कर्व बना उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, पूरे कर्व का प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। और इसको अगर हम लोग हाफ कर लेते हैं तो ये 50%, ये 50% हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे प्लॉटिंग कैसे होगा, इसमें जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे मान लो बोला है x का वैल्यू ग्रेटर देन 5, ठीक है, मतलब पॉजिटिव 5 से ज्यादा, तो 5 से ज्यादा मतलब 5, 6, 7, 8 इस तरीके से प्लॉट होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे देखो 5 हो गया, 6, 7, 8 इस तरीके से। तो ग्रेटर देन 5 का मतलब 5 से ज्यादा, ठीक है। 5 के बाद से जैसे हम 6 ले लेते हैं तो यहाँ पर देखो 6 इस तरीके से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, 7, 8 ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा, और अगर हमें बोले पूरा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होगा, तो ड्रॉ कैसे होगा, मतलब ये पूरे में हमारा शेड हो जाएगा, पूरे में शेड हो जाएगा, ठीक है, तब जाके प्रोबेबिलिटी 1 होगा। तो ये है ग्राफ का सिस्टम। ग्राफ तो कर ही देगा नहीं, जस्ट हम एक बार समझाने के लिए बोल दिए, ग्राफ तो देगा नहीं, हमारा एमसीक्यू होगा। ये देखो, ये वाला यहाँ पर अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो ये इस तरीके से बनेगा, यही चीज बोल रहा है। बस हाँ, याद रखने वाला एक चीज इतना ही है कि ये अगर पूरा प्रोबेबिलिटी को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 होता है, तो फिर उसको अगर हम लोग आधा आधा करेंगे तो 50-50% होगा। वो 50% कैसे होगा, मिडिल का वैल्यू अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो वही मीन, वही मीडियन, वही मोड होता है, यानी म्यू, ठीक है। मीन को म्यू से डिफाइन करते हैं, बेस्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि अरिथमेटिक मीन होता है तो यहाँ मीन से ही लिखा गया है। तो म्यू इधर प्लस पॉजिटिव, इधर माइनस। अब ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि एक्स का वैल्यू हम लोग का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक चलता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ये देखो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, ये देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। इसीलिए ड्रॉ जो है इस तरीके का होगा, बाकी ड्रॉ करने का जरूरत नहीं होगा, ये जस्ट समझने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे, देन एरिया under this curve given
अस द प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर हम लोग इसको पूरा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं जैसे मैंने अभी बताया, तो इसके अंदर जो भी एरिया लाई कर रहा है वो पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी ही बता रहा है, ठीक है, पूरा प्रोबेबिलिटी बता रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, द एरिया बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड म्यू, मतलब यहां से लेके यहां तक माइनस इंफिनिटी एंड म्यू इक्वल टू द एरिया बिटवीन इंफिनिटी एंड म्यू इक्वल टू 0.5। क्या बोल रहा है देखो, इसीलिए मैंने ड्रॉ किया था कि समझने में आसानी हो। बोल रहा है कि द एरिया बिटवीन, बिटवीन मतलब ये देखो माइनस इंफिनिटी किसके बीच में, माइनस इंफिनिटी से लेके म्यू के बीच में जो है बराबर होता है एरिया बिटवीन म्यू से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में, और इसका वैल्यू 0.5 0.5, ठीक है, ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग इस ग्राफ को देखेंगे तो बहुत ही इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ये दोनों बोल रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ इक्वल होगा और दोनों का वैल्यू हो जाता है 0.5 0.5। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ नंबर पॉइंट, इफ म्यू इक्वल 0, अगर हम लोग का अरिथमेटिक मीन 0 होता है एंड सिग्मा 1 होता है, तो हम लोग का फंक्शन चेंज होके क्या हो जाएगा, वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, म्यू 0 बोला है और जो सिग्मा है वो 1 बोला है। अब देखो यहाँ पर पुट करके हम दिखाते हैं, यहाँ पे पुट करने से इजीली समझ में आएगा। म्यू बोल रहा है 0 हो जाए और सिग्मा अगर 1 हो जाए, तो ये फंक्शन कैसे चेंज होगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अगर सिग्मा 1 हो जाएगा तो इसकी जगह 1 2 रूट ओवर ऑफ पाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस म्यू 0 हो गया, मतलब ये एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये हट गया, और सिग्मा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब ये 2 हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो बेसिकली ये के फाइनली 2 इंटू 1 इंटू 2 रूट पाई यानी 2 रूट ओवर ऑफ पाई, ये बचेगा इनटू ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बचेगा। बस इतना ही हमें करना है। अगर म्यू 0 हो जाता है और एस डी 1 हो जाता है तो हम लोग का ये फंक्शन कैसे दिखेगा वही लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं हो रहा है, उसी पे पुट करके जो है फॉर्मूला बनाया गया है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस, अच्छा हाँ, जब हम लोग इसे चेंज करें ना तो एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ जेड से डिनोट किया गया है, ठीक है। बस इतना ही समझो कि एफ ऑफ जेड से डिनोट किया गया, और कुछ जरूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन आएगा तो समझ लेंगे कि किस तरीके से होगा। अच्छा, ये हो जाएगा हम लोग का, अच्छा ये ना 2 पाई नहीं है, ये 2 रूट पाई होता है, नहीं मैंने शायद गलत लिख दिया, ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 पाई, तो ये रूट ओवर ऑफ 2 पाई होगा, ये चीज हम गलत लिख दे रहे थे, रूट ओवर ऑफ 2 पाई, ठीक है, इनटू ई टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या बोला एक्स को हम लोग जेड से डिफाइन करेंगे, तो माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फॉर माइनस इंफिनिटी लेस देन, अब एक्स के जगह जेड लेस देन प्लस इंफिनिटी, ठीक है। यानी सेम फॉर्मूला ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में म्यू 0 और एस डी 1 हो जाएगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा, तो वो हम लोग क्वेश्चन में खुद ब खुद पुट कर सकते हैं, इसको अलग से याद करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये पॉइंट मैंने एक बार लिखवा दिया कि अगर म्यू 0 होता है और हम लोग का जो सिग्मा है वो 1 हो जाता है, तो हम लोग का एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ जेड से डिनोट करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तब हम लोग का जो रेंज है वो बन जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके जेड से लेके यहाँ पर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें लिखेंगे जेड को क्या बोला जाता है वो भी लिख देते हैं। इसी के साथ कंटिन्यू, द रैंडम वेरिएबल जेड इज known as standard normal variable वेरिएट, ठीक है, वेरिएट और वेरिएबल जो भी लिखना चाहो, और स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल
स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट और स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन. It is given by z equal to x minus mu divided by sigma. ठीक है, अभी ये लिखा हुआ रहने दो, बता देता है. बोल रहा है कि रैंडम वेरिएबल z, यहाँ पर जो हम लोगों ने x की जगह z लिखा, इज नोन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट. इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल या वेरिएट या फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन. इट इज गिवन बाय, इसे कैसे डिनोट करेंगे, z का वैल्यू होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा. ठीक है, इसका उतना जरूरत नहीं है, रहने दो, लिखा हुआ है, देखेंगे अभी कैसा क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ नंबर. अच्छा, फिफ्थ नंबर में लिखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. मैम इसके पहले वाला जो आपने लिखा है वो फोर्थ नंबर पॉइंट ही है. हाँ, ये फोर्थ का ही कंटिन्यूएशन. अभी फिफ्थ लिखेंगे. ये फोर्थ में जो जेड का ट्रांसफर किया वही वाला यहाँ पर जेड का मतलब लिखा हुआ है. और अगर फिफ्थ लिख लियो तो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पर अगर फिफ्थ लिख लियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, एक चीज हमें थ्योरेटिकली पूछ सकता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसे होता है. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप होता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड. ठीक है, बाकी किसी डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रॉ के बारे में नहीं पूछता है, इसमें पूछ लेता है. तो इसका शेप हमेशा बेल शेप होता है. और ये यूनिमोडल है, ये भी इंपॉर्टेंट है. यूनिमोडल का मतलब इसका मोड का वैल्यू एक ही होता है. जैसे इसके पहले अगर तुम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल देखोगे, वहां पर दो दो मोड का आंसर होता था हमेशा. फ्रैक्शन हुआ तो क्या, इंटीजर हुआ तो क्या. लेकिन यहाँ पर यूनिमोडल मतलब मोड का आंसर एक ही होगा. बट इसका कोई फॉर्मूला यहाँ दिया नहीं है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए. अच्छा, अब सेवेंथ नंबर, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is known as biparametric distribution. Biparametric distribution. ठीक है, देखो बाईपैरामेट्रिक कौन कौन हो गया, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाईपैरामेट्रिक, बाइनोमियल बाईपैरामेट्रिक. सिर्फ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिपैरामेट्रिक था, जो कि सिर्फ म्यू पे डिपेंड करता था, जहां पर म्यू यानी एम को हम लोग पी इंटू एन से डिनोट करते थे. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाईपैरामेट्रिक, मतलब इसका एक ही पैरामीटर जो है इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बाईपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, दो पैरामेट्रिक जो है, दो पैरामीटर्स जो है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाईपैरामेट्रिक distribution, as it is characterized by two parameters. दो पैरामीटर से इसे मेनली डिफाइन किया जाता है, एक म्यू और एक सिग्मा स्क्वायर. अभी तक देखो ना, हम लोगों ने तो वही सीखा, म्यू और सिग्मा स्क्वायर, म्यू और सिग्मा स्क्वायर, जहां भी फाइंड आउट करें. अब अगर सिग्मा स्क्वायर कहाँ बोल रहा है तो वो फाइंड आउट करें, यानी कि वेरिएंस. और अगर बोल रहा है कि एसडी फाइंड आउट करो तो उसका रूट कर दे रहे. तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया, म्यू और सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, तो इसका तुम लोग खुद से एक समरी भी बना सकते हो कि अगर हम लोग देखें, या अभी तक देखो हम लोगों ने तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया है. इसका अगर समरी देखे तो हम लोगों ने तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले बाइनोमियल, उसके बाद किया पॉइसन, उसके बाद किया हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ये हम लोग का था बाईपैरामेट्रिक. बाईपैरामेट्रिक, ठीक है, और ये हम लोग का था यूनिपैरामेट्रिक. यूनिपैरामेट्रिक ये हम लोग का था बाईपैरामेट्रिक. मतलब ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा हमें. ठीक है, ये बाईपैरामेट्रिक था. अच्छा, अब इसका इंपॉर्टेंट दो ही वाला दो था, एन और पी. इसमें इंपॉर्टेंट था एम. ठीक है, जिसमें एम का मतलब ही होता था एन इंटू पी. यहाँ एन पी इंडिविजुअली निकालते थे. और यहाँ पर जो बाईपैरामेट्रिक जो हम लोग का डेटा है वो है म्यू और सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, और ये था बाईमोडल, ये बाईमोडल था, ये भी बाईमोडल था, इसमें भी दो मोड आता था. और ये हम लोग का यूनिमोडल. ठीक है, ये एक समरी भी बन गया, इसको तुम लोग लिख सकते हो अपने हिसाब से. ये देख के जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, जल्दी से हो जाएगा. ठीक है, ये ऐसे समरी बना लिया हम लोगों ने, ये लिखा हुआ है, तुम लोग अपने से भी इसे लिख सकते हो. अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, वंस द टू पैरामीटर्स
are known, the normal distribution is completely specified. ये इन जनरल एक बात बोल रहा है कि जब ये दो पैरामीटर्स हमें मिल जाता है म्यू और सिग्मा स्क्वायर, तो पूरा का पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्पेसिफाई कर पाएंगे। मतलब ये देखो, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग एकदम स्टार्टिंग में जाते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने तुम लोग को एकदम स्टार्टिंग में लिखवाया, अब देखो यहाँ अगर हमें सिग्मा का वैल्यू पता चल जाएगा, हम लोग का दो ही पैरामीटर मेन है, एक है सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा जैसे लिखना चाहो, और दूसरा म्यू। तो देखो अगर हमें सिग्मा पता चल गया, पाई का वैल्यू तो हमें पता होता है, पाई का वैल्यू हमें 22/7 ये पता होता है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें सिग्मा कितना है पता चल गया, तो ये तो हम लोग 22/7 लिख लेंगे, ठीक है। ई का वैल्यू हमें पता होना चाहिए 2.71828, ठीक है, ये भी फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं। और सिग्मा स्क्वायर अगर हम लोग फाइंड आउट कर लिए, यानी कि वही सिग्मा का ही बात हो रहा है, और म्यू अगर फाइंड आउट कर लिए, एक्स तो हमें क्वेश्चन में गिवन देगा, हमें एक्स ही तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बोल रहा है अगर हमें ये दो पैरामीटर पता चल जाता है, दैट इज म्यू और सिग्मा स्क्वायर, तो पूरा का पूरा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला कंप्लीटली स्पेसिफाइड। तो ये इसीलिए तो बोल रहा है ये बाई पैरामीट्रिक है और दो ही पैरामीटर पे डिपेंड करता है, दैट इज म्यू और जो है सिग्मा, ठीक है। म्यू और सिग्मा अगर हमें फाइंड आउट कर लिया, तो फिर पूरा का पूरा जो है हम लोगों ने बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर लिया। ये चीज बोल रहा है, ये इन जनरल बात बोला है, इसको लेके ज्यादा हमें सोचने वाला बात नहीं है, इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। बस इतना याद रखो कि बाई पैरामीट्रिक होता है, कौन सा दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली देखोगे जो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है ना, वही हमेशा पैरामीटर्स जो है इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, 8th नंबर में लिखेंगे, सिंस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, सिंस द नॉर्मल distribution is symmetric about mean mu, तो mean इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होगा। समझाते हैं, देखो ये सिमेट्रिक है, वो तो अभी अभी मैंने बताया। अगर सिमेट्रिक होता है तो मीन मोड और मीडियन ये इक्वल होता है। ये वैसे भी हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर हम लोग इसे एक बार समझना चाहे तो सिमेट्रिक मतलब ये दोनों साइड का जो टेल है ये बिल्कुल इक्वल होगा। अगर हमें इसे मिडिल से एक लाइन लगाते हैं, ठीक है, मतलब अगर हम लोग ऐसे करके इसमें लाइन प्लॉट करते हैं, समझो कि ऐसे करके अगर हम लोग लाइन दिखा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा ना, इधर का ये जो लाइन जितना है ये भी उतना ही होगा, ये भी जितना है ये भी उतना ही होगा। तो वही बोल रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है बोल के ही तो ऐसे पॉसिबल है ना, क्योंकि सिमेट्रिक है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जितना मीन का वैल्यू होगा उतना ही मीडियन का वैल्यू होगा, उतना ही मोड का वैल्यू होगा। एक्चुअली यहाँ पर ही मीन होगा, यहाँ पर ही मोड होगा, और यहीं पर ही हम लोग का मीडियन होगा, इसीलिए ये बात बोला है। वैसे भी ये हम लोग का देखो नया पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये वाला पॉइंट देख चुके हैं, ठीक है। मीन मीडियन मोड, डेटा जब सेंटर के तरफ क्लस्टर्ड होता है तो यहाँ पर ही मीन, यहाँ पर ही मोड और यहाँ पर ही मीडियन होता है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से एक रिलेशन भी हम लोगों ने देखा था, मीन माइनस मीडियन इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मोड, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, एकदम परफेक्टली याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग का ऐसा एक फॉर्मूला था। सिमेट्रिक अगर होगा तो मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, मुझे जितना लगा 3 या 2 इंटू मीन माइनस मीडियन, ऐसा कुछ था। तो दैट इज द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वही वाला यहाँ पर दिया है, तो उसमें मीन मीडियन मोड इस तरीके से होगा। अच्छा, अब 9th नंबर में लिखेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ये मैंने लिखवा दिया था। कब लिखवाया था, जब हम लोगों ने डिस्पर्सन कंप्लीट किया था तब मैंने लिखवाया था। एक बार फिर से बता देते, देखो कैसे याद रखोगे, 4 5 6, ठीक है, 4 5 6, और यहाँ पर क्या देना है, एस डी एम डी क्यू डी,
ठीक है, एस डी एम डी क्यू डी। तो कैसे याद रखेंगे, 4 5 6 ये लिखना है। और ये देखो यहाँ पर एस एम डी, एम मतलब मिडिल, ऐसे याद रखो, मतलब एम मतलब तो मीन डेविएशन है। हम जस्ट एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे तुम लोग इस डेटा को याद रख पाओ। 4 5 6, ठीक है। अब 5 मिडिल में है, मिडिल में एम, एम यानी मीन डेविएशन, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मूला है, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का रिलेशन। तो ये मीन डेविएशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट, इसे याद, ऐसे याद रखो, शॉर्टेस्ट मिडिल, ठीक है, शॉर्टेस्ट मिडिल और ये क्यूडी, बाकी बचा हुआ क्यूडी। इस तरीके से याद रख सकते हो, या फिर तुम लोग दूसरा कुछ दिमाग में अगर ट्रिक आता है तो उससे भी याद रख सकते हो। 4 5 6, 5 यानी मिडिल में 5 है तो एम डी, इधर क्यू और इधर एस, ठीक है, इधर एस और इधर क्यू, ऐसे करके याद रखा जा सकता है। और ये हम लोग ऑलरेडी डिस्पर्सन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, अब 10th नंबर लिखेंगे, मीन डेविएशन इक्वल टू 0.8 सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और लास्ट यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू होगा 0.675 सिग्मा, 0.675 सिग्मा, यानी मीन डेविएशन इक्वल टू एस डी और क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 0.675 एस डी। अच्छा, क्या ये याद रखना बहुत मुश्किल है? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, इसी से बना हुआ है। देखो दिखाते हैं कैसे बना हुआ है। अगर हमें एमडी और ये क्या है, एसडी, ठीक है, एमडी और एसडी में रिलेशन निकालना है, तो ये एमडी और ये एसडी, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 4 एसडी इक्वल टू 5 एमडी, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है एमडी इक्वल टू समथिंग एसडी, तो ऐसे लिखो 5 एमडी इक्वल टू 4 एसडी, ये जस्ट समझने के लिए, ये करना जरूरी नहीं है। तो एमडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5 एसडी। अब 4/5 कैलकुलेटर पे देखो कितना आता है, ये देखो 4 डिवाइडेड बाई 5, तो देखो आया 0.8, वही वाला यहाँ पर घुमा फिरा के लिखा हुआ है, बाकी एक ही चीज है, ठीक है। तो 0.8 एसडी, एसडी को सिग्मा लिखा हुआ है, तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं हुआ, ये जो था उसी का इंटरप्रिटेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्यूडी और एसडी में रिलेशन बोला है, ठीक है, तो हम लोग क्यूडी और एसडी को लेते हैं। देखो क्यूडी का मतलब कितना है, क्यूडी का मतलब है यहाँ पर हम लोग का 6 क्यूडी, 6 QD इक्वल टू एसडी में 4 एसडी। अब ये हम लोग क्यों लिख सक रहे हैं, क्योंकि ये सब तो एक दूसरे के साथ इक्वल है। अच्छा, अब QD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/6 एसडी, ठीक है। अब देखो 4/6 करने से कितना आता है, 4/6 करने से आ रहा है 0.6667, लेकिन इसे फॉर सम रीजन 0.675 लिया गया है, ठीक है। वैसे तो आ रहा है 0.667, लेकिन इसे फॉर सम रीजन 0.675 लिया गया है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 666 नहीं होगा, 675 होगा, ठीक है। 675 ये वाला वैल्यू लिया गया है, इसे इस तरीके से राउंड किया गया है, ठीक है। मतलब जब फॉर्मूला बना है तो किसी रीजन से इसे इस तरीके से जो है ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन आ रहा था, इसी वजह से। अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं आता तो इसके तरह ही डायरेक्टली लिख दिया जाता। तो ये कुछ कैलकुलेटिव पर्पस से इसे चेंज किया गया है 0.675। तो नॉर्मली 666 आ रहा है, कैसे याद रखोगे, 567 होता है ना, तो 675, ये देखो यहाँ तो दिख ही रहा है 6 ये देखो 0.667, तो 6 तो हम लोग लिख ही रहे हैं, ये देखो 6 तो हम लोग लिख ही रहे हैं। ये देखो 6 तो हम लोग लिख ही रहे हैं, और इसके साथ साथ 7, तो ये 6 जो है ये 7 हो जाएगा 0.67, और पीछे 6 होना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको 5 लिखेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं आराम से। अगर 2 डिजिट यहाँ से लेते हैं तो 0.67 हो रहा है, क्योंकि इसके बाद 6 है, और इसके बाद लिख दो 5, ऐसे करके याद रख सकते हैं। और ये वाला तो याद रह ही जाएगा, ये तो डिवाइड करने से 0.8 ही आ रहा है, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं आ रहा है, पूरा राउंड में 0.8 आ रहा है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन, अच्छा यहाँ कितना तक क्वेश्चन किए थे उसके बाद से नंबर करेंगे, यहाँ पर हो गया 4 नंबर तक किए थे, 5th नंबर लिख रहे हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखो कैसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में। यहाँ पर इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन इज 6, देन एसडी। अच्छा, अब यहाँ पर ना हम लिखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन में था, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग भी लिखो, क्योंकि इसको लिखना एक बार जरूरी है, बताते हैं क्यों जरूरी है।
7.5 और डी हो गया नन ऑफ दिस। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है QD 6 है, SD क्या होगा। अच्छा, ऐसा जब बोलेगा तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए? क्या हम लोग ये 9th नंबर वाला करें या फिर हम लोग ये 11th नंबर वाला करें? ठीक है, क्योंकि दोनों में ना आंसर थोड़ा सा अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर हम लोग ये वाला यूज करेंगे तो वो तो 0.666 का इम्पैक्ट देगा, जबकि ये 675 का इम्पैक्ट देगा। ठीक है, हम दोनों तरीके से करके बताते हैं और ये ऑप्शन लिखना क्यों जरूरी है वो भी बताते हैं। अगर हम लोग पहले वाले कंसेप्ट में जाए तो पहला वाला कंसेप्ट हमें क्या बोल रहा है? इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, मिडिल में MD हो जाएगा, इधर हम लोग का शॉर्टेस्ट यानी SD और इधर हम लोग का बचा हुआ QD हो गया। ठीक है, अब QD बता दिया है 6 और SD पूछा है, तो हम लोग QD और SD में लिंक बनाएंगे। तो 4SD इक्वल टू अगर 6QD होता है, QD हमें गिवन है कि 6 है, तो 4SD इक्वल टू कितना हो जाएगा? SD इक्वल टू 36/4 यानी कि 9। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन में 9 दिख रहा है तो हम लोग इजीली टिक कर देंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज करके तुम लोग मान लो ये फॉर्मूला यूज कर लिए। कौन सा? कि QD इक्वल टू क्या होता है? QD इक्वल टू 0.675 सिग्मा होता है। ये फॉर्मूला भी अगर दिमाग में हो सकता है, इसको यूज कर लिए तो क्या आंसर अलग आएगा? थोड़ा सा अलग आएगा। देखो कितना आएगा यहाँ पर, 0.675 इंटू, अच्छा अब ये QD हमें पता है, QD कितना है? 6, तो ये 6 हो गया, ये सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 0.675। चेक करते हैं कितना आ रहा है, 6 डिवाइडेड बाई 0.675। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया 8.888 ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब अगर कोई पहले, क्यों बोल रहे थे कि फॉर्मूला लिखना जरूरी है, अगर हम लोग पहले ये वाला फॉर्मूला देख लेते 8.88, वैसे ये 9 होता है, दिमाग में आ जाएगा, लेकिन एक कंफ्यूजन रह जाएगा ना। अच्छा 9 लिखे कि नन ऑफ दिस लिखे, ये कंफ्यूजन रह जाएगा। अगर ऐसा होता है, ये तभी होगा अगर क्वेश्चन में नन ऑफ दिस का कंडीशन है, अगर नन ऑफ दिस नहीं है तो ये नहीं होगा। मान लो ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पहले ट्राई नहीं किया, ठीक है, तुम लोगों ने पहले ये वाला फॉर्मूला ट्राई कर लिया, अब उससे आया 8.8, आप सोच रहे हो कि 9 आंसर दे कि नन ऑफ दिस दे, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। तो क्योंकि इसका दो फॉर्मूला बना हुआ है, स्पेशली QD/SD वाले में, क्योंकि उसमें 0.675 किया गया है, जबकि अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करके देखें तो वो 0.666 इस तरीके से आ रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है। तो हम लोग दोनों फॉर्मूले से ट्राई करके देखेंगे, अगर एग्जैक्टली हम लोग का 9 आ रहा है दूसरे वाले फॉर्मूले से तो हमें 9 पे ही टिक करना चाहिए। अगर किसी तरह का यहाँ पर हमें कंफ्यूजन दिख रहा है तभी होगा अगर नन ऑफ दिस है, अदरवाइज तो नहीं होगा ना। नहीं तो यहाँ पर मान लो कुछ और वैल्यू लिखा हुआ है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 8.88 भी है 9 भी है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही देगा। तो तुम लोग दोनों फॉर्मूले से एक बार चेक करके देख लो, जब इस तरीके का कंफ्यूजन हो कि हमें कौन सा आंसर जो है देना है, तो हमेशा राउंड वाला ही देना है। ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट है ना, ये अगर इस फॉर्मूला हमारा दूसरा अप्लाई करके राउंड में आंसर आ रहा है तो हमें वही वाला आंसर जो है देना है। वैसे भी 8.88 मतलब 9 ही होता है बट अप्रोक्सीमेटली, लेकिन दूसरे वाले फॉर्मूले से तो एग्जैक्टली 9 आ रहा है, तो हम लोग उसी को आंसर देंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये वाला हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही करेंगे। इफ टू क्वार्टाइल, इफ टू क्वार्टाइल ऑफ एन यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका दो ही पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, एक है म्यू और एक है सिग्मा स्क्वायर, आर 14.6 एंड 25.4 रेस्पेक्टिवली, ऐसे ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द, मतलब हम ये बोल रहे हैं ये सब ऐसे दिया हुआ था तो इसे रीड करने आना चाहिए, इसी वजह से ये नोट मैंने लिखा है। ये नोट से कुछ एकदम थियोरेटिकली लाइन बाय लाइन आ जाएगा ऐसा बात नहीं, ये क्यों लिखा हुआ है ताकि हम लोग इस चीजों को समझ पाए कि अच्छा ये है एन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है दो पैरामीटर्स उसका, एक म्यू यानी कि मीन यानी एवरेज और दूसरा है सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस। ठीक है, अच्छा अब व्हाट इज द एसडी ऑफ, व्हाट इज द एसडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, बोल रहा है कि दो क्वार्टाइल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा क्वार्टाइल कितना होता है? वैसे तो क्वार्टाइल 4 होता है। जब हम लोग डेविएशंस यानी डिस्पर्सन पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि क्वार्टाइल हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी देखा है, और क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोगों ने डिस्पर्सन में देखा है। क्वार्टाइल का मतलब जब हम लोग पूरे डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 4 क्वार्टर होता है, Q1 Q2 Q3
আচ্ছা ওয়েটিং এ আছে, আওয়াজ আসছে না কেন এটাই বুঝতে পারছি না। সাউন্ড আসছে না, কি হয় মাঝে মাঝে। ওর জন্য ক্লাস থেকে ছেড়েছি, হ্যাঁ ওয়াইফাইটা চলে গেছিল আমার, ওর জন্য ক্লাস থেকে। ও, ওই জন্য তুমি আউট হয়ে গেছিলে। আর আমাকে এখানে কেন জানি না তোমাদের সাউন্ডটা আজকে যে এন্টার বলে হয় সেটা দেখছি হচ্ছে না, যার জন্য আমি বুঝতেই পারছি না কেউ ওয়েটিং এ থাকলে কেন হচ্ছে না। এমনি আওয়াজ পাচ্ছি তোমরা কিছু বললে, কিন্তু যখন এন্টার করছো পাচ্ছি না। ঠিক আছে, तो ये देखो यहाँ पर हमें बोल रहा है 2 क्वार्टाइल है, ठीक है। 2 क्वार्टाइल क्या क्या होता है जो हम बोल रहे थे, Q1 Q2 Q3 Q4। एक्चुअली तो हम लोग का क्वार्टाइल का मतलब क्या, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो पहला क्वार्टाइल 1, फिर क्वार्टाइल 2, फिर क्वार्टाइल 3। एक्चुअली 3 क्वार्टाइल ही होता है, फोर्थ क्वार्टाइल का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वार्टाइल तो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग पूरे इस डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर मतलब क्या हो गया, ये पूरा डेटा मिल गया। तो यही मैंने बोला भी था, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था जब हम लोग क्वार्टाइल सीखे थे। क्यों मेनली हमारा 2 ही क्वार्टाइल होता है, Q1 और Q3। Q2 तो वैसे ही मीडियन हो जाता है, ठीक है। Q2 तो मिडिल वैल्यू हो गया ना, इधर जितना इधर भी उतना। तो एक्चुअली क्वार्टाइल 2 ही होता है, Q3 Q1, क्योंकि Q2 हमें मीडियन दे देता है और Q4 हमारा क्वार्टाइल जो है वो हमें पूरा 100% डेटा को देगा। देखो ये कितना है, 25%, 25%, 25% एंड 25%। अगर हम लोग Q1 बोलेंगे तो Q1 ये 25%, Q2 का मतलब, Q2 का मतलब ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, दैट इज 50%। अच्छा अब Q3 का मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यानी कि 75%। और Q4 का मतलब यहां से लेके यहां, यानी 100%। तो 100% में तो कुछ डिवाइडेशन हुआ नहीं, इसी वजह से तो क्वार्टाइल 4 को हम लोग मतलब क्वार्टाइल की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। तो एक्चुअली 2 ही क्वार्टाइल होता है, ये मीडियन में चला जाता है, ठीक है। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है। अच्छा अब बोला क्या है इसमें, बोल रहा है कि 2 क्वार्टाइल, तो 2 क्वार्टाइल मतलब कौन सा 2 होगा, इसी वजह से मैंने फिर से तुम लोग को ये बात बोला। तो 2 क्वार्टाइल मतलब Q3 और Q2 Q1 का बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर पहला देखो क्वार्टाइल जो थर्ड होगा, ये दोनों में से कौन सा Q1 ले और कौन सा Q3 ले, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी अभी मैंने ड्रॉ में दिखाया Q1 का वैल्यू Q3 से हमेशा कम होगा, क्योंकि अभी दिखाया ना Q1 मतलब 25%, Q3 मतलब 75%। तो 25.4 जो है वो Q3 होगा और Q1 होगा 14.6, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड पार्ट वैसे भी है। व्हाट इज द एसडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, बोल रहा है अगर ऐसा है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का एसडी कितना होगा ये बताओ, ठीक है। अच्छा अब हम लोग कौन सा जो है फॉर्मूला यूज करेंगे, तुम लोग दोनों यूज करके देखो कि कौन सा आंसर आ रहा है, क्या आंसर में चेंजेस आ रहा है। अभी हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आंसर में चेंजेस आ रहा है कि नहीं। तो 4 5 6 ये बार बार लिखो, याद हो जाएगा, ठीक है। मिडिल वाला एमडी, ठीक है, इधर हो जाएगा शॉर्टेस्ट एसडी, हम तो ऐसे ही याद रखते, तुम लोग भी ऐसे करो, याद हो जाएगा। इधर क्यूडी। अच्छा हमें बोला है एसडी फाइंड आउट करने के लिए, और क्यूडी हमारे पास होना चाहिए। क्यूडी का मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, हमारे पास क्या है, 2 क्वार्टाइल है। अब क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग क्या बोलते थे, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्यों बोला जाता था, देखो कुछ दिन पहले ही तो पढ़ा ना, रेंज का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट और सेमी इंटर क्वार्टाइल यानी कि डिवाइडेड बाई हाफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब Q3 का वैल्यू लिखो 25.4, Q1 का वैल्यू लिखेंगे 14.6 डिवाइडेड बाई 2, इससे हमें QD मिल जाएगा, ठीक है। 25.4 माइनस 14.6 डिवाइडेड बाई 2, तो 5.4 आ रहा है। अच्छा अब ये 5.4 को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर QD में, QD के साथ SD का रिलेशन बनाएंगे, तो 4SD इक्वल टू 6 QD, ठीक है। अच्छा अब 4SD 6 इंटू 5.4, अभी अभी तो फाइंड आउट किया हम लोगों ने, तो SD इक्वल टू 6 इंटू 5.4 बाई 4, देखते हैं 8.1 आ रहा है, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले से 8.1 आ रहा है। और एक फॉर्मूला है हम लोग का, उसको लिखते हैं। और एक फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है हम लोग का, QD इक्वल टू 0.675
एस डी, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये कैसे याद रखोगे, ये भी इसी से याद रख सकते हो। देखो क्यू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हमें क्यू डी इक्वल टू ही दिया हुआ है ना, तो क्यू डी इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूले में तो क्यू डी इक्वल टू समथिंग एस डी दिया हुआ है, दोनों में ही देखो समथिंग एस डी, एम डी इक्वल टू समथिंग एस डी, क्यू डी इक्वल टू समथिंग एस डी। तो अगर यहाँ पर इसको डिवाइड भी करोगे तो तुम लोग को 0.666 मिलेगा, तो फिर कैसे याद रखना है 0.67, वो तो लॉजिकली होता ही है, 2 डिजिट लेते हैं तो उसके बाद 5 है। अच्छा पुट करके देखते हैं क्या आंसर अलग आएगा। अच्छा देख लेते हैं अलग आता है कि नहीं आता है। तो क्यू डी तो सेम फॉर्मूले से ही सेम तरीके से 5.4 निकल जाएगा, 0.675 इंटू एस डी। चलो अब एस डी निकाल लेते हैं, 5.4 डिवाइडेड बाई 0.675। अच्छा 5.4 डिवाइडेड बाई 0.675, तो ये हम लोग का हो गया 8। अच्छा अब देखो इधर 8 आ रहा है, इधर 8.1 आ रहा है, थोड़ा सा चेंज तो हुआ ना। अब ये डिपेंड कर रहा है क्या आंसर दोगे, क्या ऑप्शन रहेगा उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्या ऑप्शन हम लोग का रहेगा उस पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में हमारा 8.1 है तो तुम लोग 8.1 पे टिक कर देना, अगर 8 है तो 8 पे टिक करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से ही देखो, क्योंकि पता नहीं ऑप्शन में क्या हो, ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं बार बार दोनों फॉर्मूले से ही हमें देखना पड़ेगा। और अगर देखो ऐसा है कि 8 है और बाकी सब अलग अलग टाइप का आंसर है, नन ऑफ दिस है, तो फिर 8 ही दे सकते हो, ठीक है। लेकिन दोनों से ही देख लेना, क्या पता कहीं अगर 8 की जगह 8.1 वगैरह हो तो वो दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता। अच्छा नेक्स्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ द मीन डेविएशन ऑफ normal distribution is 16, what is the quartile deviation। इसका ऑप्शन लिख देते हैं, देखो A 10, B 13.5, C 15 और D 12.05। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा है कि MD ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 16। अच्छा तो MD यानी मीन डेविएशन बता दिया है 16, और हम लोग को पूछा है QD बता दो, QD कितना होगा। अच्छा हम लोग का रिलेशन क्या होता है 4 5 6, मिडिल में MD, इधर शॉर्टेस्ट SD और इधर हो गया QD। MD और QD में रिलेशन बनाना है, MD और QD, तो 5 MD इक्वल टू 6 QD, ठीक है। अब MD बोला है 16 इक्वल टू 6 QD, तो QD निकालने के लिए बोला है, तो QD कितना हो जाएगा 5 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 6, देखते हैं कितना होता है, 5 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 6, 13.33 आ रहा है। अब देखेंगे ऑप्शन क्या है, उसके बाद ही हम लोग सोचेंगे कि दूसरा फॉर्मूला में यूज करना है कि नहीं करना है। पहले देख लो इसका दूसरा फॉर्मूला होता भी है कि नहीं। एमडी और क्यूडी में एक ही फॉर्मूला होता है, ये देखो एमडी और क्यूडी में, ठीक है, यही वाला होता है। सिर्फ एमडी एसडी और क्यूडी एसडी को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अच्छा तो यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है 13.33, तो कौन सा आंसर होगा, देखो ये तो 10 है, नहीं होगा कंफर्म, ये 15, ये 12, तो 13.33, बट यहाँ पर दिया है 13.5, हम लोग इसी को टिक करेंगे, मतलब एग्जाम में यही वाला था इसीलिए मैंने यही लिखा, ठीक है। अब हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन बाई चांस ऐसा और क्वेश्चन आए तो 13.33 भी दे सकता है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और हमें आंसर ये वाला से ही आंसर देना है। 13.33 का नियर अबाउट वैल्यू 0.5 पता नहीं क्यों दिया था ऑप्शन में, जो भी हो, क्योंकि हमारा नन ऑफ दिस तो कुछ है नहीं कि हम लोग कंफ्यूज हो। ए तो कंफर्म नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बिकॉज हम लोग का आंसर आ रहा है 13.33, तो हम लोग का नियरेस्ट आंसर यही हो रहा है। तो 5 दिया है, देने दो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ऐसा आ रहा है एग्जाम में जैसे कि आया हुआ था, तो 13.5 में हमें टिक करना होगा। अच्छा अब नेक्स्ट 8th नंबर, इफ द QD of a normal curve is 4.05, then MD इक्वल टू कितना, और इस पे यहाँ पर दिया है ऑप्शन 5.26, 6.24, 4.24 और 4.80, ठीक है। ये भी हम लोग का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, QD ऑफ ए नॉर्मल कर्व, मतलब वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिससे नॉर्मल कर्व बनेगा, ठीक है। तो बोल रहा है QD यानी क्वार्टाइल डेविएशन हमें बता रखा है
4.05, तो हम यहाँ पर लिखते हैं QD बोल रहा है 4.05, फाइंड आउट करने बोला है MD कितना होगा। अच्छा फिर से रिलेशन 4 5 6, 5 मिडिल में है यानी MD, और इधर शॉर्टेस्ट SD, और इधर हम लोग लिखेंगे QD। अच्छा रिलेशन QD और MD के बीच में करना है, मतलब 5 MD इक्वल टू 6 QD। अच्छा अब बोल रहा है इफ द QD ऑफ ए नॉर्मल कर्व इज 4.05, तो ये हो गया 4.05 पुट कर दिया 5 MD, तो MD कितना हो जाएगा 6 इंटू 4.05, तो 6 इंटू 4.05 डिवाइडेड बाई 5, 4.86 आ रहा है, 4.86 देखते हैं 4.86 का ऑप्शन। अब देखो फिर से यहाँ पर ना 4.24 भी दिया है, 4.80 भी दिया है, 86 नहीं दिया था, ठीक है। फिर भी देखो कंफर्म 5.26 तो नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ये है 4.86, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन में 5 बोल सकते हैं, लेकिन हमारा तो 4 से रिलेटेड डेटा है ना, 4.24 तो लेस देन 4.86 होता है, फिर 4.80 भी दिया था, इसका मतलब नियरेस्ट आंसर यही हो रहा है। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो हमें क्या देखना है, नियरेस्ट कौन सा है, तो 4.24 कम हो रहा है, ठीक है, तो 4.86 को हम लोग यूज करें, 86 के जगह 80 ले सकते हैं, क्योंकि 24 और 86 में काफी ज्यादा डिफरेंस है, जबकि 80 और 86 में उससे कम डिफरेंस है। तो अगर ऐसा हो जाता है ऑप्शंस, तो हमें 4.80 पे टिक करना पड़ेगा, बाकी तो कंफर्म नहीं होगा। 6 तो होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा 5 भी नहीं देंगे, क्योंकि 4 रिलेटेड हमारे पास 2 ऑप्शन था, तो ये दोनों में कंफ्यूजन तो ज्यादा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 0.80 है, ये 0.86 है, यही इसका नियरेस्ट आंसर है, ये तो उससे डिफरेंस जो है ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए तो एग्जाम में आया था, और ये डी ऑप्शन टिक करने पे राइट आंसर होगा। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी जो मैंने यहाँ पर लिखवाया था जो भी पॉइंट्स, ये कितने सारे पॉइंट लिखवाए थे 11 तक, ठीक है, 11 तक जो भी पॉइंट लिखवाया था उससे हम लोग का ये सारा क्वेश्चंस बनता है। अब हम लोग फिर से पॉइंट नंबर 12 से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा अब हम लोग फिर से लिखेंगे पॉइंट नंबर 12, तुम लोग चाहो तो पॉइंट नंबर 1 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम उसी को कंटिन्यू करते हुए पॉइंट नंबर 12 लिख रहे हैं। Q1 यानी क्वार्टाइल 1 एंड Q2 सॉरी Q3 यानी क्वार्टाइल 3 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन से दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे है, अभी तो दिखाया था, ये देखो Q1 Q2 Q3, Q1 एंड Q3 दोनों ही Q2 से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, ये बोला है। Q2 यानी मीडियन से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इससे एक रिलेशन बन के आता है, देयरफॉर Q1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 0.675 SD, और Q3 इक्वल टू हो जाएगा म्यू प्लस 0.675 SD, ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। देखो क्या हो गया, Q3 तो ज्यादा होता है तो म्यू उसमें प्लस होगा, और Q1 कम होता है वैल्यू, ठीक है, ये 25%, ये 75%, तो इसमें 0.675 जो SD है वो हम लोग का लेस हो जाएगा, ठीक है, ये एक फॉर्मूला, ये लेकिन याद रखना पड़ेगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर, अच्छा चलो इससे हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं, पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 12 नंबर पॉइंट हो गया, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 9 होगा आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा इसमें देखो व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ x having the following probability density function f of x equal to 1 by root over of 7 to pi e to the power minus x minus 10 whole square divided by 72, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ था, जैसे होता है रेंज जो बता दिया जाता है फॉर माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, और ऑप्शन भी दे देते हैं, एग्जाम का ही क्वेश्चन है यहाँ पर,
5.95 और डी ऑप्शन में है 6.75। चलो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स, मतलब Q1 कितना होगा हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये देख के पता चल रहा है, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करके देना है क्वार्टाइल वन, ठीक है। अब क्वार्टाइल वन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे तो नॉर्मली ये जब दिया हुआ रहता है इससे हम लोग दो ही चीज फाइंड आउट करते हैं, एक म्यू और एक सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। क्या क्वार्टाइल वन का इन दोनों में से किसी के साथ रिलेशन है? हाँ है ना, अभी अभी हम लोगों ने लिखा ना कि Q1 इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 0.675 एसटी, ये होता है, ठीक है। 0.675 एसटी, तो इसी से हम लोग कर सकते हैं। देखो यहां पर लिखेंगे क्वार्टाइल वन इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 एसटी। अच्छा ये देखो, अच्छा ये वाला ना यहाँ से भी हम लोग सोच सकते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा था ना, ये देखो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, 0.675 सिग्मा होता है क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू, ठीक है। अब क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो बेसिकली इसका मतलब 0.675 ये हो गया सिग्मा, ठीक है। अब इसी के साथ जो है इसे कैलकुलेट करके लिंक किया गया है कि Q3 में हम लोग का जो एवरेज है, एवरेज हो रहा है ना डिवाइडेड बाय 2 करने से, तो एवरेज हम लोग का Q3 में ऐड हो जाएगा और Q1 में माइनस हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो याद रखना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला। अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका मतलब म्यू, ठीक है, म्यू और एसडी। तो म्यू एसडी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन किए थे वैसे ही, तो इससे ऑब्जर्व करके ही हमें पता चल जाएगा कि म्यू का वैल्यू 10 है। यहाँ से देख के हमें तो e टू द पावर वाला वैल्यू से कंपेयर करना है, तो म्यू का वैल्यू हो गया 10, ठीक है। 10 माइनस और ये है 0.675 इंटू एसडी करना पड़ेगा। अब एसडी के कंपैरिजन के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मली ये जो इन जनरल फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है इसी से मिलता जुलता डेटा ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब कंपेयर अगर करना है ये वाले डेटा के साथ ये वाले डेटा का करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ पर 1/2 सिग्मा स्क्वायर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/72, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 72/2 यानी 36, सिग्मा इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.675 इंटू 6 4.05 माइनस 10 यानी 5.95 आ रहा है। देखते हैं एग्जैक्ट आंसर अगर मिल जाए तो अच्छा। हाँ ये देखो मिल गया 5.95। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन किया उसको और ये जो हम लोगों ने अभी सीखा, ये दोनों को कंबाइनली करके हम लोग इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। तो पहला वाला जो पैटर्न है वो हमें याद रखना पड़ेगा, जिससे हम लोगों ने म्यू और सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट करना सीखा था, उसी को पुट करके फाइंड आउट कर लिया कि Q1 क्या होगा, यही पूछा था बस, इसमें और कुछ नहीं पूछा था। अच्छा अब इसके साथ साथ अगर हमें Q3 पूछ लेता तो वो भी हम लोग निकाल लेते, इसी डेटा से म्यू प्लस कर देते तो Q3 निकल जाता, वैसे बोला नहीं है यहाँ पर। ठीक है चलो अब 10th नंबर करते। फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mean 150 and SD 45, find Q1 and Q3, बस इतना ही बोला है। और ऑप्शन दिया हुआ था 119.35, ये भी एग्जाम का है, 190.65, ऑप्शन बी में 119.65 एंड 180.35, ऑप्शन सी 180.35 एंड 119.65, और ऑप्शन डी में था 123.45 एंड 183.65। ये हमें ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था, फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 150, मीन मतलब न्यू, मीन मतलब न्यू, तो पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं 150। उसके बाद बोला है एसडी, यहाँ पर एसडी होगा एसडी 45, और एसडी अगर 45 है तो यहाँ लिख लेते हैं एसडी यानी सिग्मा, ये है 45। अच्छा फाइंड आउट करने क्या बोला है, Q1 एंड Q3, ठीक है।
Q1 और Q3 फाइंड आउट करने बोला है, तो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हम लोग का हो गया म्यू माइनस, ठीक है, Q3 हो जाएगा म्यू प्लस, वैल्यू क्या है दोनों में सेम 0.675 SD, 0.675 SD। यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि म्यू और SD दिया हुआ है, बस यहाँ पर पुट करना है और कुछ नहीं। 150 माइनस 0.675 इंटू 45, और यहाँ पर 150 प्लस 0.675 इंटू 45, बस यहाँ पर कैलकुलेशन ही करना है और कुछ नहीं। तो देखते हैं कितना आता है, 0.675 इंटू 45 माइनस 150, 119.625, अच्छा 30.375 प्लस 150, 180.375। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 119.625, 119 यहाँ दिया हुआ है, देखो ऑप्शन ए में 119 है लेकिन 0.625 नहीं है। अच्छा 119.625, ये 65 दिया हुआ है, देखते हैं एग्जैक्ट कुछ आंसर है। यहाँ पर भी 65 है, यहाँ पर सेकंड में 65 दिया हुआ है। अच्छा तो फिर हमें सेकंड वाला भी देखना पड़ेगा, तो एक बार लिखते हैं आंसर हम लोग का कितना कितना आया। आंसर आया 119.625 और ये आया 180.375, 180.375। देखते हैं नियरेस्ट आंसर कौन सा है। अच्छा तो 119.625, ये तो 35 है और ये 180 के जगह 190 है, नहीं होगा 119 और ये 180। हाँ ये तो लग रहा है कि नियर अबाउट आंसर। अब देखते हैं कुछ इससे भी ज्यादा परफेक्ट है कि नहीं। सी तो नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग 180 बोला है, उसके बाद 119.65 बोला है, ठीक है, क्योंकि हमें Q1 Q3 बोला है, तो Q1 तो हम लोग का 119 आया है, तो ये वाला ऑप्शन मत कर दो क्योंकि Q1 हमेशा कम होगा Q3 से, तो Q1 Q3 तो ये तो नहीं होगा। ये 123 बोल रहा है, ये तो नहीं होगा क्योंकि 123 तो हम लोग का कुछ आंसर आया नहीं, तो सी डी इस तरीके से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये दोनों आंसर नहीं होगा। चलो सी डी नहीं होगा तो ए बी में चेक कर लेते हैं। ए बी के अकॉर्डिंग हम लोग का बी करेक्ट हो रहा है क्योंकि 119 और 180, ये देखो 119 और 180, यानी ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा। तो एग्जाम में ऐसे आया था, तो तुम लोग को इस तरीके से एक बार चेक करना पड़ेगा ध्यान से। आंसर तो निकाल ही लोगे लेकिन देखना पड़ेगा कि कौन सा हम लोग का सही आंसर है। तो Q1 एंड Q3 पूछा है, तो पहला आंसर हमेशा दूसरे वाले से वैल्यू में कम होना चाहिए, ठीक है, तो उसी रिगार्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि सी तो नहीं होगा और डी इसीलिए नहीं होगा बिकॉज 123 बोल के हम लोग का कुछ नहीं आ रहा है, हम लोग का तो 119 और 180 का डेटा आ रहा है, ठीक है, फिर पॉइंट के बाद कुछ है, तो ये दोनों में परफेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, तो इस पे टिक करना चाहिए ऑप्शन बी पे। अच्छा नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा 11 नंबर लिखेंगे, उसके पहले हम लोग ना एक पॉइंट और लिखेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट मैंने कितना लिखा था 12th नंबर, और उसी पे हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया। अब हम लोग पॉइंट नंबर 13 लिखते हैं और उस पे क्वेश्चन करेंगे। तो पॉइंट नंबर 13 में ये रिलेशन है, मीडियन माइनस Q1 इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन, ठीक है, ये तो मैंने लिखवा दिया इस तरीके से, लेकिन इसको याद रखने का दूसरा तरीका है। देखो मीडियन इधर आ जाएगा तो 2 मीडियन हो गया, 2 मीडियन इक्वल टू Q3 प्लस Q1, तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू हो गया Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा अब ये कैसे बन रहा है, देखो जब हम लोग कोई भी डेटा का क्वार्टाइल डिफाइन करते हैं तो ये Q1, उसके बाद ये Q2 और उसके बाद Q3, ठीक है। अच्छा अब मीडियन माइनस Q1, मीडियन मतलब ये, इसके साथ अगर Q1 को माइनस करेंगे और Q3 के साथ अगर हम लोग देखो Q3 को आगे क्यों रखा गया, क्योंकि Q3 का वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब देखो Q3 का वैल्यू नॉर्मली कितना होता है 75%, Q 25 25 25 75% माइनस ये मीडियन, मीडियन कितना होता है 50%। अच्छा मीडियन हो गया 50%, Q1 हो गया 25%, तो इन दोनों का डिफरेंस 25।
और इन दोनों का डिफरेंस भी 25। तो इसीलिए इस तरीके से एक रिलेशन बनाया गया है कि मीडियन से अगर Q1 को माइनस करते हैं और Q3 से मीडियन, क्योंकि Q3 मतलब यहां से लेके यहां तक, तो Q3 से हम लोग मीडियन को माइनस कर रहे हैं, मतलब ये पूरे डेटा से अगर हम लोग यहां से यहां तक का डेटा माइनस करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, यानी सिर्फ Q3 मिल जाएगा। और मीडियन से मतलब यहां से यहाँ का जो डेटा है उससे अगर हम लोग इतना सा माइनस करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा 25%। तो दोनों साइड बराबर होगा, तो मैंने वैल्यू लिख के भी समझा दिया। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये जो मतलब कंडीशन बना, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मीडियन इक्वल टू आ जाएगा Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। इस पे भी लॉजिक है, ये देखो यहाँ पर Q1 Q2 Q3, ठीक है, मीडियन यानी ये कैसे हो जाएगा Q3 प्लस Q1। Q3 मतलब यहां से लेके यहां तक का डेटा यानी 75%, Q1 मतलब यहां से लेके यहां तक का डेटा, यानी हम लोग का कितना हो गया 25%, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, देखो कितना हो जाएगा। अब यहां से लेके यहां और उसमें अगर ये प्लस करते हैं, मतलब ये तो हुआ ही और इतना पोर्शन ऐड हो गया, तो यहां से यहाँ 75 और 25 ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 करने से 50%, और मीडियन हमें 50% ही देता है, तो इसीलिए ये वाला जो है फॉर्मूला फाइंड आउट किया गया है। मतलब ये जस्ट जो रिलेशन होता है ना, मतलब प्रैक्टिकली उसी से ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट किया गया है और कुछ नहीं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इससे कैसा क्वेश्चन बनता है वो देखना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 10 तक किया, ये देखो 10 तक किया, फिर से एग्जाम का ही क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर इफ for normal distribution Q1 equal 54.52 and Q3 equal 78.86, then the median of the distribution is, then the median of the distribution is Q1 equal to 54 point and Q3 equal to, then the median of the distribution is option दिया हुआ है 12.17, 39.43, 66.69 और none of this। अच्छा, कैसे फाइंड आउट होगा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए Q1 और Q3 बता दिया, मीडियन क्या होगा, तो मीडियन हमेशा होगा Q1 प्लस Q3 का एवरेज, ठीक है। तो Q1 कितना है 54.52, Q3 कितना है, Q3 है 78.86, 78.86 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये अगर किसी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना भी पता हो तो क्वार्टाइल डेविएशन, जब लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन में सीखा है, उसी से भी हम लोग क्वार्टाइल नॉट क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, तो उसके लॉजिक से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इसको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करके देखना है कितना आंसर आ रहा है, 66.69, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये देखो एकदम एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है 66.69। जब एग्जैक्ट दे दिया है तो कंफ्यूजन का कोई भी रीजन नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आराम से तुम लोग इस पे टिक कर सकते हो। अच्छा, अब 12th नंबर करते हैं और एक क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल and mean deviation about median of a normal distribution are 13.25 and 8 respectively, then the mode of the distribution is, इसका भी ऑप्शन दे देते हैं, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, 20, 10, 15 और 12, ठीक है। अच्छा, अब लिखते हैं, देखो यहाँ पर बोला है if the first quartile of mean deviation about median of a normal distribution, first quartile मतलब Q1 और mean deviation का मतलब MD,
मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, मीन डेविएशन जो है दो होता है, अबाउट मीन होता है, अबाउट मीडियन होता है, तो ये अबाउट मीडियन है, कितना है 13.25 और ये बोला है 8। देन द मोड, मोड कितना होगा ये हमें पूछा है, ठीक है, तो मोड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले देखो मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन था, 4, 5 और 6, यहाँ पर हो गया, यहाँ मिडिल मिडिल वैल्यू यानी एमडी और ये शॉर्टेस्ट बोल के एसडी और यहाँ पर हो गया क्यूटी। अच्छा, अब हमें एसडी यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बोला है, देखो क्यू, एक मिनट, फाइंड आउट क्या करने बोला है, मोड, अच्छा मोड फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अच्छा देखो, मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q2, एक सेकेंड, हमें बोला है फाइंड द मोड। अच्छा चलो ठीक है, तो हम लोग के पास क्या है, Q1 अवेलेबल है, 4SD और MD में हम लोग मीन डेविएशन अवेलेबल है, 4SD इक्वल टू 5MD हमें पता है, ठीक है, तो 4SD इक्वल टू 5 इंटू मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोला है, तो क्या होगा, कुछ भी हो, मीन डेविएशन भी निकल सकता है, मोड भी निकल सकता है, देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन मीडियन मोड कुछ भी हो सकता है, हमें मीडियन बोला है, यहाँ तो कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोलता है, यहाँ मीन डेविएशन होने से ही हुआ, चाहे अबाउट मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, तो 8 लेना पड़ेगा, तो SD कितना आ जाएगा, एसडी आ गया 40/4 यानी कि 10, ठीक है, तो इससे हम लोगों ने एसडी फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब हम लोग क्यूडी भी फाइंड आउट करते हैं, देखो क्यूडी कितना होगा, क्यूडी हम लोग का हो जाएगा 4SD इक्वल टू कितना होता है 6QD। अच्छा, तो 4 इंटू 10 इक्वल टू 6 इंटू QD, तो QD इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 6, तो 40 डिवाइडेड बाई 6 करने से कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 6, ये आ रहा है हम लोग का 6.66 यानी 6.67 मैंने लिख दिया, अप्रोक्स, अप्रोक्स लिख दिया। अच्छा, ये तो हम लोगों ने क्यूडी निकाला ये वाले फॉर्मूले से, लेकिन और एक फॉर्मूले से भी हमारा क्यूडी निकल सकता है, वो भी निकाल लेते, देखते कौन सा ऑप्शन के साथ हमारा ज्यादा मैच हो रहा है। और एक हम लोग का रिलेशन होता है 0.675 इंटू एसडी, तो 0.675 एसडी का वैल्यू 10 है, तो ये मल्टीप्लाई करने से 6.75 आएगा, देखो डिफर कर गया, अगर ऐसा लिख रहे हैं तो 6.67, ऐसा कर रहे हैं तो 6.75 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, अब देखो पहला बात है कि मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने ये थोड़ी देर पहले ही बोला, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है वही मीडियन होता है, वही मोड होता है, कहाँ मैंने लिखा था, जहां जहां मैंने सिमेट्रिक डेटा कैलकुलेट करके दिखाया, ठीक है, तो मोड कैलकुलेट करने का मतलब मीन या मीडियन में से कोई एक कैलकुलेट करेंगे तो हमें मोड मिल जाएगा, क्योंकि हमें सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो मोड बोला है, मोड को फाइंड आउट करने का मतलब है, क्योंकि मोड का तो हमारे पास अलग से कोई फॉर्मूला होता है नहीं, तो मोड का मतलब है या तो गिवन डेटा से मीडियन निकाल लो या फिर मीन निकाल लो जो अवेलेबल हो, तो मीन तो यहाँ पर म्यू होता है, तो जो भी गिवन डेटा है वो मीन को रिलेट नहीं करता है, लेकिन मीडियन को जरूर रिलेट करता है, ठीक है, तो हम लोग मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें वही मोड का आंसर मिल जाएगा। तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए मैंने देखो पहले एसडी निकाल रखा है और क्यूडी दो फॉर्मूले से अलग अलग निकाल रखा है, ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब QD कौन सा लिखे, ये दोनों है, तो पहले हम 6.75 लिख के देखते हैं क्या आ रहा है आंसर, 6.75, Q3 का मतलब Q3 ही लिखेंगे, नहीं पता, Q1 जो है क्वेश्चन में गिवन था 13.25, तो वो लिख लेते हैं 13.25 और यहाँ पर 2। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग Q3 निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6.75 इंटू 2, ये जितना भी आया और ये 13.25 इधर ऐड हो जाएगा, तो 13.25, तो ये हो गया 26.75 आएगा, 26.75 शायद, और एक बार देख लेते हैं, 6.75 इंटू 2, 13.5 और ये ऐड हो जाएगा प्लस 13.25, 26.75, हाँ 26.75 आ रहा है, 26 से ज्यादा आना चाहिए शायद, हम एक बार फिर से कर लेते हैं, 6.75 मल्टीप्लाई करते हैं 6.75 इंटू 2,
इंटू 2 13.5 और ये इधर आ जाएगा प्लस 13.25 26.75 आ रहा है। चलो ठीक है, Q3 26.75 आ रहा है। अब हम लोग इससे Q2 निकालेंगे क्योंकि मीडियन निकलने से ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो Q2 क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू होता है Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 आ रहा है 26.75 और Q1 तो क्वेश्चन में गिवन है 13.25 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। 26.75 13.25 डिवाइडेड बाई 2 करने पे 20 आ रहा है। ठीक है, तो मीडियन का वैल्यू 20 आ रहा है, जो मीडियन होता है वही मोड भी हो जाएगा। तो 20 आ रहा है, तो ये देखो ये ऑप्शन मुझे यहाँ पर 20 ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है, इससे हम लोग आंसर कर सकते हैं। या फिर हम लोग के पास दूसरा एक ऑप्शन है, अगर हम लोग 6.75 को लेके कैलकुलेट करते हैं। मैंने कौन सा QD का वैल्यू लिया, मैंने QD का वैल्यू अभी ये वाला लिया, ये वाला 6.75। लेकिन अगर हम लोग 6.67 लेते हैं तो हम लोग का क्या आंसर आता है वो भी देख लेना चाहिए। तो देखो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 6.67 इक्वल टू यहाँ पर Q3 माइनस Q1 जो कि क्वेश्चन में गिवन है 13.25 डिवाइडेड बाई 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको ना हम पूरा राउंड में लिख लेंगे, 6.666 इस तरीके से आया था जब तक कैलकुलेटर 6 लेगा। ठीक है, इनटू 2, तो ये हो गया 13.33 और ये इधर ऐड हो जाएगा 13.25। तो ये Q3 का वैल्यू हमें देगा 26.58 दे रहा है। अब हम लोग इसको पुट करेंगे मीडियन में, मतलब Q2 इक्वल टू 26.58, मतलब जो हम लोग का Q3 है, और Q1 है 13.25 डिवाइडेड बाई 2। सेम क्वेश्चन को हम दो तरीके से करके दिखा दे रहे हैं। वैसे आंसर तो मिल गया है 20, फिर भी इसमें चेक करते हैं अगर कोई ये वाला फॉर्मूला पहले ले लेते हो तो हम लोग का आंसर में कितना चेंजेस आ सकता है। तो यहाँ पर आ रहा है 19.91 यानी कि 916 है, मतलब बेसिकली 19.92 अप्रोक्सीमेशन। तो ये 20 के आसपास आ रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली 20 आ रहा है। तो मैंने जैसे पहले भी बोला कि जिससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा हमें वही वाला फॉर्मूला चूज करना चाहिए। अब देखो वो तो डिपेंड कर रहा है ना तुम लोग स्टार्टिंग में कौन सा कर रहे हो। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ये लिया तो इससे क्या हुआ ना, मेरा राउंड में आंसर आ गया। वो कैसे पता चलेगा, जैसे देखो इसमें राउंड में ही आएगा 6.75 और ये क्योंकि खुद में ही अप्रोक्सीमेशन आ रहा है तो हो सकता है इसमें अप्रोक्सीमेशन आए, तो इसको अवॉइड करके इसको ले सकते हो। और अगर बाई चांस इससे कर दिए हो तो फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा 20 ये वाला। ठीक है, देखो और कोई नन ऑफ दिस वाला आंसर ऑप्शन नहीं है, 20 10 15 12 इस तरीके से दिया हुआ है, तो इससे हम लोग का आंसर पता चल जाएगा कि 20 हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लिख पाएंगे, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन, therefore its skewness is zero, that is the curve is neither tilted to right negatively skewed, nor towards left positively skewed। इसका हम ड्रॉ करके दिखा देंगे। ये है नेगेटिवली स्क्यूड और ये है पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ये ड्रॉ जो है ऐसे होने से ठीक रहेगा। ऐसे होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये इधर होना चाहिए। देखते हैं यहाँ अगर किया हुआ है तो हम दिखा देते हैं। मेरा उतना अच्छा ड्रॉ हो नहीं रहा है।
अच्छा यहाँ क्या है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये क्या है तो बोल रहा है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन, ठीक है। तो मीन अगर जहां पर हो रहा है वहां पर वो सिमेट्रिक हो रहा है, इसके पहले हम लोगों ने देखा हुआ है। देयरफॉर इट्स स्क्यूनेस इज जीरो, दैट इज द कर्व इज नाइदर टिल्टेड टू राइट नॉट टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो ये ना तो ज्यादा राइट के तरफ, देखो अगर हम लोग का अगर ड्रॉ जो है सिमेट्रिक नहीं होके, सिमेट्रिक मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं होके, किसी एक पर्टिकुलर साइड में ये ज्यादा टिल्टेड है, ठीक है, जैसे कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अगर राइट साइड में होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड, क्योंकि अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ का, ये नेगेटिव साइड होता है, ये क्या होता है पॉजिटिव साइड। तो अगर इधर टिल्टेड है तो ये हो जाएगा नेगेटिवली स्क्यूड, और अगर इधर टिल्टेड है तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इस तरीके का क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया हुआ है नहीं, लेकिन पॉइंट है मतलब सिलेबस में, तो हम थोड़ा सा बता देते हैं, लेकिन नॉर्मली इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। फिर भी ऐसा बात नहीं है कि फिर कभी नहीं आएगा, हो सकता है कि इसी टर्म में आ जाए, तो थोड़ा सा याद रख लो। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड जो भी है वो हम लोग कर चुके हैं, ये एक्स्ट्रा है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली तो सिमेट्रिक होता है, जहां पर मीन मीडियन मोड बीच में जो म्यू होता है वो हमारा क्या होता है, मीन मीडियन मोड इक्वल होता है, ठीक है। तो वहां पर स्क्यूनेस जीरो है ना, राइट साइड है ना, मतलब जीरो, म्यू का वैल्यू यहाँ पर जीरो होगा। और अगर हम लोग का स्क्यूनेस राइट साइड में ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो वो नेगेटिवली स्क्यूड, और अगर लेफ्ट साइड में ज्यादा हो जाता है तो वो हम लोग का पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये भी एक्स्ट्रा ही है, इस पे भी उतना क्वेश्चन कभी नहीं आया है। अच्छा इसमें लिखेंगे ए नॉर्मल कर्व हैज टू inflection point, that is the point where the curve change its shape from convex and from convex to concave। बताते हैं क्या है। These two points are given by, these two points are given by x इक्वल टू म्यू माइनस इंफिनिटी और x इक्वल टू म्यू प्लस, सॉरी इंफिनिटी नहीं एस टी, ठीक है। पहले हम समझा देते हैं कि ये वाला क्या है। जैसे मान लो अगर हम लोग एक कर्व को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, पहले पॉइंट को समझाते हैं फिर वहां से रीड करके बता देंगे। जैसे मान लो ऐसा हम लोगों ने ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये सपोज ये मिडिल वाला डेटा म्यू है, ठीक है, मतलब मीन, और इधर है हम लोग का x और इधर भी है हम लोग का x, ठीक है। ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और ये भी जो है इसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। अच्छा x क्या हो जाएगा, x को अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहे कि x का वैल्यू कितना है, तो म्यू जो है, म्यू में हमें ऐड करना पड़ेगा। ये देखो ये हम लोग का म्यू यानी कि एवरेज हो गया, ठीक है। तो म्यू माइनस एस डी और इधर म्यू प्लस एस डी होगा, तो x का वैल्यू इधर वाला होता है माइनस और इधर वाला हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये प्लस साइड है, ये नेगेटिव साइड है। अच्छा अब देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, नॉर्मल कर्व हैज टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये देखो ये जहां पर जाके कर्व ऐसे अप हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो दो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा कोई भी नॉर्मल कर्व का, ठीक है। कब होता है, जब कर्व जो है चेंज करता है अपना शेप। देखो पहले ये ऐसे जा रहा था, फिर ये बेल शेप होने के लिए अपना ऐसे अप जा रहा है, ठीक है, तो अपना शेप को चेंज कर रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स से कैसे चेंज कर रहा है, कॉन्केव, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि फ्रॉम कॉन्वेक्स एंड फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉन्केव, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब कॉन्वेक्स टू कॉन्केव और कॉन्केव टू कॉन्वेक्स, मतलब ये अप ऐसे करके अप डाउन से अप, और ये देखो यहाँ पर अप से डाउन, ठीक है, वही बोला है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर फ्रॉम
यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम कॉन्वेक्स टू, हाँ ठीक है, फ्रॉम कॉन्वेक्स एंड फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉनकेव, तो ये हो जाएगा फ्रॉम कॉनकेव टू कॉन्वेक्स होना चाहिए। मतलब सीधा बात है, एक बार अप जा रहा है और एक बार मतलब डाउन से अप और अप से डाउन, ठीक है, तो हम लोग का ये जो है रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, इससे एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में एक बार ये इस टॉपिक पे, तो वो हम बता देते हैं। इफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने एनडी लिख दिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 6 and 14, फाइंड एसडी, फाइंड एसडी, और ऑप्शन दिया हुआ था 4, 6, 10, 12, ठीक है। क्या बोला है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 6 and 14, मतलब x का वैल्यू हमारा एक है 6 और x का वैल्यू हम लोग का एक है 14, ठीक है। तो 14 कौन सा होगा, जो प्लस वाला है, तो ये वाला हो जाएगा म्यू प्लस इंफिनिटी, सॉरी एस डी, और ये हो गया म्यू माइनस एस डी। हम लोग को बोला एस डी फाइंड आउट करो, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल तरीका है, यहाँ पर म्यू माइनस एस डी है हम लोग का 6 और म्यू प्लस एस डी है हम लोग का 14, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो म्यू म्यू कैंसिल आउट, ये हो गया -2 सिग्मा इक्वल टू -20, तो सिग्मा इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 तो आंसर है नहीं, हाँ सी 10 है। एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग का -14, अच्छा ये 20 नहीं हो रहा है, देखो गलत हो जाता है अभी, ये 20 नहीं हो रहा है, ये -14 + 6 है, यानी -8 हो रहा है, 8 हो रहा है। तो 8/2 यानी कि 4, 10 भी था ऑप्शन में, अगर ऐसे करके आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन गलत था और कुछ नहीं। तो ये 6 -14 -8 यानी कि 4 हो रहा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा अब और एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सेट बी का है, सेट बी से क्वेश्चन हम लोग इस पे कर सकते हैं। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 20, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 20, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा अलग दिया है। तो ये देखो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 20, इफ द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ ए नॉर्मल कर्व आर 40 and 60, तो एक बोला है 40 और एक बोल रहा है 60, तो 60 कौन सा हो जाएगा, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि माइनस करेंगे तो वैल्यू कम ही आएगा। अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि मीन डेविएशन कितना होगा, एमडी कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग म्यू माइनस सिग्मा लिखेंगे 40, म्यू प्लस सिग्मा लिखेंगे 60, ठीक है। अच्छा अब इसको हम लोग देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो हम लोग क्या आंसर निकाले, हम लोग म्यू का भी निकाल सकते हैं, चलो म्यू नहीं, हम लोग सिग्मा ही निकालते हैं, क्योंकि सिग्मा के थ्रू से हम लोग एमडी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर 2 सिग्मा और ये हो जाएगा -20, तो सिग्मा इक्वल टू हो गया 10, ठीक है। और हम लोग को रिलेशन पता है 4, 5, 6, यहाँ पर एम डी, इधर क्यू डी और इधर एस डी। अच्छा तो एम डी और एस डी का रिलेशन बनाते हैं, तो 5 एम डी इक्वल टू 6 4 एस डी, 4 एस डी। अच्छा तो एम डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी 8, देखो 8 हो गया। तो इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 8 ऑप्शन में देखते हैं 8 था कि नहीं। अच्छा मीन डेविएशन पूछा है, मीन डेविएशन हम लोग का ओ हाँ 8 ही तो आ जा रहा है मेरा, मीन डेविएशन 8 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें 8 है, द मीन डेविएशन 8। अच्छा कुछ गलत दिया है मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि ये तो सही आया हम लोग का, मीन डेविएशन तो 8 ही आ रहा है, दूसरा तो कुछ नहीं आ रहा है। एक्स बोला है 40 और ये बोल रहा है 60, ठीक है, 40 और 60, द इट्स मीन डेविएशन इज, तो इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो -2 सिग्मा, ये हो गया -20, सिग्मा इक्वल टू 10। अच्छा 4 एस 5 एम डी इक्वल टू 4 एस डी, एम डी इक्वल टू मीन डेविएशन 4 × एस डी यानी 10 डिवाइडेड बाई 5,
तो ये हो जाएगा हम लोग का 40/5 यानी 8, ठीक है। वो गलत दिया हुआ है आंसर, वो 8 ही होगा, ठीक है, वो गलत दिया हुआ है, वो 8 होना चाहिए। अच्छा, अच्छा इसके बाद 2-3 पॉइंट है, एक सेकेंड, यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी बता देना चाहिए। एक second। ये वाला पॉइंट जो है, सर ठीक है, ये जो है इसी ड्रॉप पे बेस्ड होगा, मतलब एक्चुअली ये जो दिख रहा है ना μ-3 सिग्मा, इसी पे बेस्ड होगा। एरिया पूछा जाता है कभी कभी कि एरिया किस तरीके से, मतलब क्या क्वेश्चन होता है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि एरिया अंडर ऐसे पूछ लेगा, एरिया अंडर μ+-3 सिग्मा ऐसे पूछ लेगा, और ये हमें दिया हुआ रहेगा, या फिर हो सकता है ड्रॉ ना दिया हुआ रहे, और उसके हिसाब से हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, बस यही एक ही पॉइंट बाकी है छोटा सा, और कुछ बाकी नहीं है। और इससे रिलेटेड मेरे पास 3 या 4 क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ। तो एक काम करते हैं, ये आज हम लोग इतना तक ही करते हैं, तुम लोग का कंप्लीट हो गया और कुछ करने का जरूरत नहीं। कल जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, जो मैथ का तुम लोग टेस्ट दिए थे, तो उस टाइम पे हम ये वाला कल बता देंगे कि ये जो भी 2-3 क्वेश्चन है क्या होगा, वो लिखवा देंगे। तो और नहीं करवा रहे, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। कल हम बता देंगे जो 2-3 क्वेश्चन है एग्जाम में आया था, वो भी बता देंगे, और इसके साथ साथ ये वाला भी बता देंगे, ये कैसे डिफाइन किया जाता है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फिर आज इतना ही कंप्लीट हो गया हम लोग का।